हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं निबंध लेखन और इंग्लिश में कहते हैं हम ऐसे राइटिंग। अब देखो, निबंध लेखन का मीनिंग क्या होता है। अगर हम निबंध को तोड़ते हैं नी प्लस बंध, तो वहाँ पे उसका मीनिंग हो जाता है अच्छी तरह से बांधना। और ऐसे का इंग्लिश में जो मीनिंग होता है हिंदी में, उसका मीनिंग होता है प्रयत्न करना। जैसे अगर हम दोनों को मिला के देखते हैं तो प्रयत्न करके अच्छी तरह से बांधें। ठीक, अब हम अपने शुरू करते हैं कि पहले मैं आपको कुछ अपने व्यूज़ आपको मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी विषय पर हम संक्षिप्त में अच्छी तरह से लिखना, मतलब किसी भी टॉपिक को हमने पकड़ लिया, ले लिया, फिर उस टॉपिक पे हमने जब लिखना शुरू किया कम शब्दों में और प्रभावशाली ढंग से हम उस चीज़ को उस विषय को हम प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि गागर में सागर, कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को प्रस्तुत करना निबंध लेखन है या फिर निबंध लेखन की एक कला है। और ये एक कला है, ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। जब भी हम निबंध लिखने बैठते हैं तो हमें अच्छे शब्दों को जो है प्रयोग में लाना चाहिए, ऐसे शब्दों से आरंभ करना चाहिए कि पढ़ने वाले जो है आपके शब्दों से प्रभावित हो जाए और निबंध जो है उस पाठक को अपने से बांध ले। ये रटने, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, इसको आप ये मत समझना कि मैम एक ही बात को बार बार बोल रही हैं। रटने का विषय नहीं है, प्रैक्टिस का विषय है। जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम उसमें उतने ही अच्छे होते चले जाएंगे, होशियार होते चले जाएंगे। ठीक है, देखो जब भी हम कोई विषय शुरू करते हैं, अगर हम उसकी स्टार्टिंग अच्छी कर देते हैं ना बेटा, तो मन लगने लगता है। जब भी हम कोई नई बुक पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई निबंध पढ़ रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, अगर स्टार्टिंग अच्छी है तो हम देखते हैं कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, चलो हम इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन जब अगर स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं होती, प्रभावशाली नहीं होती, तो फिर हम उसको आगे आगे पीछे कर देते हैं, पेज पलटना शुरू कर देते हैं, या फिर अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो स्क्रीन को ऊपर नीचे कर देते हैं, नहीं पढ़ना, हमें अच्छा ही नहीं लगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम अच्छे शब्दों को प्रयोग करके प्रभावशाली ढंग से हम अपने विषय को, अपने टॉपिक को प्रस्तुत करेंगे तो वो प्रभावशाली बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो पहले हम इसके मेन पॉइंट्स देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अलर्ट होकर ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप ये निबंध लेखन सीख जाएंगे बेटा, फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको कोई भी टॉपिक मिल जाएगा तो आप उस पर घबराएंगे नहीं, क्योंकि निबंध लेखन ऐसा टॉपिक है जो कि आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। अगर आपने अच्छा निबंध लिख दिया ना बेटा, तो आपके 9.5 ये मार्क्स कहीं भी नहीं गए। बशर्ते आपकी लैंग्वेज प्रभावशाली होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और निबंध लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो आज मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी कि आपको मैं इस तरह ऐसे पॉइंट्स बता दूं कि आप उसको क्लियर कर लें, और जब कोई भी टॉपिक मिल जाए 2-4 ऐसे आप लिखो, प्रैक्टिस करो और आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओ। ठीक है, तो पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि गद्य की विधाओं में निबंध रचना एक मुख्य विधा है, इसलिए आरंभ से ही निबंध लेखन को भाषा शिक्षण का अनिवार्य अंग माना गया है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, जिसको कि हम, अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँगी कि पूरे हिंदी व्याकरण में जिस तरीके से अलग अलग टॉपिक होते हैं, गद्य में जो है ये निबंध का जो है ये भी एक ऐसी ही विद्या है, और इसमें हर किसी को निपुण होना ही होना चाहिए, और इसमें भाषा का एक अपना प्रभाव होता है। ठीक है, अब निबंध लिखते समय हम मतलब कि जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन पे हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, पहले हम उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद मैं पूरे टॉपिक, देखो ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तभी आपको ये जो मेरा कंसेप्ट है आपको क्लियर हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग का देखा, सोचा अरे मैम तो ये वही पॉइंट्स बता रही है जो हर टीचर बताता है। लेकिन अगर आप इसको अगर आप लास्ट तक देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ 101% की कि अगर आप 10 मार्क्स के में से आपके 9 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। तो प्लीज़ आप मेरे को सुनने की और समझने की कोशिश करना और पूरी वीडियो को देखने के लिए तैयार रहना। चलिए पहले हम अपने पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है बेटा, निबंध के विषय में भली भांति समझ लेना। ईजी पॉइंट है। अगर मान लो कि आपके पास क्वेश्चन पेपर में टॉपिक आता है, आपको 4-5 टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, आपको इसमें से किसी एक पे आपको निबंध लिखना है, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सा पकड़ूं,
कौन सा टॉपिक लूँ, तो आप ऐसा टॉपिक लेना जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है। ऐसा नहीं कि जिस पे आधी अधूरी नॉलेज है वो लिया फिर उसमें आप बस कहानियाँ लिखना शुरू कर देते हैं, तो एग्जामिनर भी सोचता है ये तो कहानियाँ लिखने बैठा है, चलो कर दो इसको 4-5 मार्क्स दे दो, छुट्टी। ऐसा नहीं करना। निबंध के विषय को भली भांति समझना है, फिर उसको हमें चूज़ करना है कि हम इस टॉपिक पे हम अच्छे से लिख सकेंगे, तो फिर हमें वो ही निबंध शुरू करना है। हमें 4 या 5 हमें मिलते हैं, है ना, कि 5 निबंध में से आपको एक लिखना है या 4 निबंध में से आपको एक लिखना है, तो वो ही लेना बेटा हमेशा जो कि आप अच्छे से कर सकते हो, क्लियर अपना कंसेप्ट एग्जामिनर को समझा सकते हो। दूसरा पॉइंट देखते हैं, निबंध की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो बेटा, जब हम कोई भी काम करते हैं, सपोज करो आपको किसी शादी में जाना है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप अपनी ड्रेस चूज़ करेंगे, फिर अपना हेयर स्टाइल देखेंगे, फिर आप सोचेंगे मैं मेकअप कौन सा करूं, हैं, मैचिंग के एसेसरीज देखेंगे। तो इसी तरीके से जब आप बाहर जाने के लिए इतनी तैयारियां कर रहे हो, तो आपको कोई भी काम लिखने के लिए, आपको निबंध लिखने के लिए पहले अपने मन में एक रूपरेखा बनानी ही होगी कि मुझे इसको किस तरीके से तैयार करना है, किस तरह से प्रस्तुत करना है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। निबंध के विषय में संबंधित बिंदु बना लेने चाहिए और इन्हीं बिंदुओं पर जो है बिंदुओं का जो है अनुच्छेद में प्रयोग किया जाना चाहिए या लिखा जाना चाहिए। अब देखो, बिंदुओं का या मेरा मीनिंग है यहाँ पे कि हमें पॉइंट्स तैयार कर लेने चाहिए, और अनुच्छेद का मेरा मीनिंग है कि पैराग्राफ्स में, है ना। हिंदी में हम पैराग्राफ्स को अनुच्छेद कहते हैं और पॉइंट्स को हम बिंदु कहते हैं। ठीक, अब हम पहले पॉइंट्स तैयार कर लेंगे कि हमें इस टॉपिक पे हमें ये पॉइंट्स लिखने हैं, फिर उसके बाद हम उसके पैराग्राफ्स बनाते चले जाएंगे। ये तो है नहीं कि अब आप नर्सरी केजी के हो कि 10 लाइनें लिखी, आपका ऐसे हो गया, माई सेल्फ का या कोई भी गाय का ऐसे आ गया, 10 लाइनें लिखी, आप जल्दी से फ्री हो गए। कम से कम 3 पेज का ऐसे आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ तो रहेगा ना, कि आप पहले उसकी रूपरेखा बनाएंगे, फिर मेन पॉइंट्स तैयार करेंगे कि मुझे इन पॉइंट्स पे लिखना है, और फिर उसके बाद उनके हिसाब से आप पैराग्राफ्स, हमेशा निबंध पैराग्राफ्स में ही लिखना। मैं आपको ये बात हमेशा यही कहूँगी कि निबंध जो है सुंदर सुंदर राइटिंग में, अच्छे शब्दों में और पैराग्राफ्स में ही लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद में प्रत्येक बिंदु का स्पष्टीकरण करना चाहिए, यथास्थान उदाहरण, आवश्यक कथाएं और कथन आदि लिखने चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया कि अनुच्छेद की, मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स बनाए, अब फिर हर पैराग्राफ में पॉइंट्स वाइज एक पॉइंट पकड़ा, उसका पैराग्राफ बनाया। मैं आपको इंग्लिश में वर्ड्स इसलिए बता रही हूँ कि आपको मेरी बात क्लियर हो जाए। बेटा, मैं ये नहीं चाहती कि जो भी कोई मेरे बच्चे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे से जो पढ़ रहे हैं, वो कहीं भी इस चीज़ से अलग हो जाएं और उनको ये मेरी बात समझ में ना आए। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और बीच में मैं अपने इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। मुझे बस ये है कि मेरे बच्चों को मेरे वर्ड्स समझ में आने चाहिए और उनको यूज़ करके उन पॉइंट्स को समझ के बच्चा मेरा अच्छे से अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करके आना चाहिए। अब देखो, जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं या मुख्य बिंदु जो बनाए हैं, हमें उनको क्लियर करना है, उनको हम आगे लिखते जाएंगे। लेकिन हम उनको लिखेंगे कैसे बेटा, हम उनको पैराग्राफ्स में तो लिखेंगे, अब उसमें हम अच्छे अच्छे उदाहरण भी देंगे, कहानियाँ भी देंगे। ठीक है, अब हमने उदाहरण, कथाएं, कथन, ये सब उसमें हम लिखेंगे तो उससे अट्रैक्टिव हो जाएगी, पढ़ने वाले का मन करेगा अरे वाह ये ऐसा उदाहरण है, चलो इसको आगे से पढ़ते हैं, आगे इसने क्या लिखा है। एग्जामिनर भी सोचेगा अरे उदाहरण तो अच्छा दिया है बच्चे ने, चलो आगे देखता हूँ आगे क्या क्या कारनामा कर रखा है, कितना बढ़िया लिख रखा है, उसी हिसाब से मार्क्स देंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं बेटा, 5वां पॉइंट है कि प्रत्येक अनुच्छेद एक दूसरे के साथ संबंधित होने चाहिए। हाँ बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, इसको ज़रा मेरे ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है बेटा कि अनुच्छेद यानी कि जो हम पैराग्राफ्स लिखेंगे, 4, 5, 6 जितने भी हम पैराग्राफ्स लिखेंगे 3 पेज में, हर पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्टेड होना ही चाहिए। ऐसा नहीं एक पैराग्राफ में तो आपने दिन की महिमा लिख दी और दूसरे पैराग्राफ में आपने रात की महिमा लिख दी, ऐसे नहीं। जो आपने ऊपर लिखा है उससे कनेक्टेड ही नीचे ही होना चाहिए, नीचे वाले पैराग्राफ में। जैसे मैं कैसा उदाहरण दूँ, मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि आप जैसे कि आपके पास एक माला है, चाहे वो माला पहनने वाली हो या फिर फेरने वाली हो। अब उसमें आप देखते हैं कि हर मोती एक दूसरे से अलग अलग होता है ना, फ्री होता है, आराम से घूमता है, फिरता है, लेकिन वो माला इसीलिए जुड़ी हुई है क्योंकि उसमें वो सारे मोती एक ही धागे में पिरोए हुए हैं, इसलिए उसकी सुंदरता बढ़ी हुई है। अगर आप पहन रहे हैं तो सामने वाला देखते ही कहेगा अरे मैम आपकी तो माला बहुत अच्छी लग रही है।
अरे आंटी आपकी माला तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वो इसीलिए अच्छी लग रही है क्योंकि सारे मन के एक ही धागे में हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि ऐसे आपका तभी अच्छा लगेगा, निबंध आपका तभी अच्छा लगेगा कि आपने एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया और फिर दूसरा पॉइंट भी उससे कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने उसमें अपनी कहानी गाथा गानी शुरू कर दी। अगला देख लेते हैं। निबंध की भाषा जो है विषय के अनुरूप होनी चाहिए, सहज सरल होनी चाहिए। बोधगम्य भाषा द्वारा निबंध को पाठक जो है बांध के रखता है। अब देखो, अपनी भाषा ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ये दिखा दो कि मैं चौथी पांचवी का बच्चा हूँ, या फिर बहुत ही, मैंने कितने निबंध ऐसे चेक किए हैं बच्चों की भाषा में वो बहुत कमियां होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं। इसलिए मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं कि भाषा हमेशा अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तब से कह रही हूँ, भाषा ऐसी होनी चाहिए कि निबंध को पढ़ने वाला पाठक, चाहे वो एग्जामिनर हो या कोई भी हो, तो वो आपसे बंध जाए। आपके शब्द इतने अच्छे होने चाहिए कि उसमें हम आगे बढ़ते ही चले जाएं और हम इंटरेस्ट पैदा होता रहे। अगला देख लेते हैं। निबंध रोचक शैली में लिखने चाहिए, इससे पाठक के मन में उत्सुकता बनी रहती है। हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अब जैसे मान लो कि आपने अपनी कोई यात्रा पे आपने कोई निबंध लिखा। अब आप उस निबंध में, यात्रा आपने ट्रेन से स्टार्ट करी है, वहाँ से स्टार्ट करते करते आप अपने निबंध को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आपने अच्छी लैंग्वेज यूज़ करी, अच्छी भाषा यूज़ करी, तो पढ़ने वाले के मन में आएगा कि हाँ अब ये ट्रेन में बैठ गया, अभी अपने निश्चित स्थान पे कैसे जाएगा। तो ए से लेके जेड तक ही पॉइंट होते ना, क ख ग घ, क से लेके ज्ञानी तक आप ऐसे ही तो पहुँचेंगे ना। ऐसा तो नहीं करेंगे कि क ख ग घ लिखा फिर सीधा ट ठ नीचे त थ द ध न पर पहुँच गए, फिर बाद में दोबारा च छ। तो हर पॉइंट वाइज ही आपको लिखने हैं और उनको अच्छे से क्लियर करना है। अगर पॉइंट्स अच्छे होंगे बेटा, पढ़ने वाले का इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो आगे आपके साथ बंधता ही चला जाएगा। मैं आपको यही बात इसमें समझाना चाहती हूँ। अब निबंध को कथनी, सूक्तियों, प्रेरक प्रसंगों, कविता की पंक्तियों आदि का प्रयोग करना चाहिए जब भी आप कोई निबंध लिखते हैं। अब देखो, जैसे हम अपने आप को सजाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मेकअप का सामान यूज़ करते हैं, ज्वेलरी यूज़ करते हैं, उसी तरीके से जब हम हिंदी ग्रामर में, मैंने आपको बोला था अलंकार को हमने व्याकरण का गहना बताया था। ठीक है, तो अगर हम कोई निबंध लिखने जा रहे हैं तो अगर उसमें हम कोई सुंदर अच्छी कविता की पंक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं, कोई सूक्तियाँ दे दी, कोई लोकोक्तियाँ लिख दी, मुहावरे डाल दिए, तो उससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है कि हाँ निबंध में फिर एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है, इसको नॉलेज है और ये इतनी अच्छे पॉइंट्स उसमें डाल रहा है। तो इससे एग्जामिनर का भी आपके प्रति पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। निबंध लेखक के व्यक्तित्व को भी अभिव्यक्त करता है। इनमें व्यक्तिगत अनुभवों का भी समावेश करते रहना चाहिए। हाँ, अब देखो, जब भी हम बोलते हैं तो उससे हमें पता, देखो जब हम किसी से बात करते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से, तो उसके बोलने से ही पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना संस्कारिक है कि कितना बदतमीज़ है। हम सबसे पहले यही देखते हैं ना कि हमने शक्ल नहीं देखनी, शक्ल से तो बहुत सुंदर लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेन बात कब पता चलती है हमें, जब वो मुंह खोलते हैं। ठीक है, जब वो अपनी जुबान खोलेंगे तभी तो हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति गंवार है कि अच्छा पढ़ा लिखा है। इसी तरीके से निबंध में भी यही होता है कि जब हम अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, अच्छे वर्ड्स का यूज़ करेंगे अपने, उसमें हम निबंध में अगर हम अपने व्यक्तिगत अनुभव भी उसमें डालते हैं तो उनको पढ़ के उसको समझ में आ जाता है कि ये लिखने वाला जो लेखक है, निबंध जो लिख रहा है, उसके वो किस कैटेगरी का है। तो इसलिए हमेशा अपनी छवि को अच्छी बनाए रखना और अच्छे वर्ड्स द्वारा निबंध को लिखने की कोशिश करना। अगला पॉइंट देख लेते हैं। भाषा की शुद्धता और व्याकरणिक शुद्धियों को ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा निबंधकार की छवि धूमिल हो जाती है। अब देखो, मैंने आपको इससे पहले वाले पॉइंट में बोला कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी उसमें डालेंगे, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वही माइनस पॉइंट हो जाता है कि बच्चे को ज़्यादा लिखने की नॉलेज नहीं है, व्यक्ति को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये बहुत सारी गलतियाँ कर रहा है। इतनी गलतियाँ इस स्टैंडर्ड पे आके 10th 11th 9th के स्टैंडर्ड पे आके ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि निबंध होते कितने प्रकार के हैं बेटा। निबंध बेटा हमेशा ध्यान रखना 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्णनात्मक,
फिर विचारात्मक, और तीसरा होता है भावात्मक या कल्पनात्मक। ठीक है। अब वर्णनात्मक में क्या आता है बेटा कि किसी घटना, पात्र, स्थान, त्योहार, प्राकृतिक दृश्य, इनका वर्णन आता है, तो उनका हम अपने निबंध में वर्णन करते हैं। जैसे किसी त्योहार का आ गया, होली, दिवाली, दशहरा, अभी तक आता है, ये आपको भी पता है ना, क्योंकि त्यौहार हर साल आते हैं, तो इन पे टॉपिक्स पे एक पैराग्राफ हमेशा आता ही आता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया वर्णन करना। फिर होता है विचारात्मक। इसमें क्या होता है कि किसी समय या विचार आदि से संबंधित जो होता है, जो विचारात्मक होता है, इसमें किस तरह के वो होंगे बेटा, जैसे वो विज्ञान से लाभ और हानि, विज्ञान के इसमें माइनस और प्लस दोनों पॉइंट हमें क्लियर करने होते हैं। अगला हो गया मित्रता। मित्रता भी, अब मित्रता पे भी आप अपने विचार प्रकट कर सकते हो, मित्र कैसा होना चाहिए, अच्छा बुरा, उसकी अच्छाई बुराई, ये सारे हमारे विचार, अपने पर्सनल विचार हैं, जिनको कि हम शब्दों के द्वारा हम निबंध में डालते हैं। अगला है भावात्मक एवं कल्पनात्मक। भावों या कल्पनाओं से संबंधित होते हैं, जैसे परोपकार। ये तो कोई दिखने वाली वस्तु नहीं है, ये हमारे मन के भाव हैं। अगर हम किसी का परोपकार करते हैं या फिर हमारे पर कोई परोपकार करता है, हम उसका एहसान मानते हैं, तो ये हमारे भाव हैं, जिनको कि हम मैंने आपको पहले ही बोला कि जो भावात्मक हैं, इसमें इस तरह के निबंध आएंगे। अब यदि मैं प्रधानमंत्री होता या फिर यदि मैं प्रधानाचार्य होता, ये हम कल्पना करेंगे ना, और जितनी अच्छी कल्पना हम करेंगे और उन अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो निबंध उतना ही अच्छा बनता चला जाएगा। चलो अब हम देखते हैं कि निबंध हम लिखें कैसे, इसके अंग कौन कौन से होते हैं। निबंध के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले आप भूमिका बनाएंगे निबंध की, एकदम स्टार्टिंग में भूमिका, जिसको कि हम प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है। भूमिका में विषय का परिचय दिया जाता है और पाठक को आकर्षित करने के लिए रोचक ढंग से बात की जाती है। वही बात है जो मैंने आपको पहले समझाने की कोशिश की है कि स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, कि पढ़ने वाले की पकड़ बन जाए और वो आपको आधे अधूरे उसमें ना छोड़े, उसको मज़ा आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, अच्छे वर्ड्स के साथ उसकी भूमिका तैयार करनी चाहिए। अगला है विस्तार। विस्तार में जो है उसको पॉइंट बनाया हमने, फिर उसके बाद उसके अनुच्छेद या मतलब पैराग्राफ्स बनाने स्टार्ट किए, तो ये निबंध का इम्पॉर्टेंट अंग होता है। इसमें विषय से संबंधित सभी बिंदुओं को एक एक करके क्रमबद्ध ढंग से अनुच्छेदों में बांटकर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। मतलब पैराग्राफ्स बना के अपने सारे पॉइंट्स को उसमें क्लियर करना है, हर पॉइंट को हमें खोल के क्लियर करके बताना है। अब लास्ट पॉइंट में क्या आ जाता है, अब हमने कोई काम शुरू किया है तो उसका एंड तो करना ही है। जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग अच्छी करी, एंड भी अच्छा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। अब ये देखो, ये निबंध का अभिन्न अंग है। इसमें निबंध में कही गई बातों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब हमने पूरे निबंध में क्या बात कहने की कोशिश की, उनको छोटे कम शब्दों में हम उपसंहार में लिखेंगे, और उसमें कमियां, लाभ, अच्छाई, बुराई, वो सारे पॉइंट्स उसमें हम डालेंगे। जिसको कि आप कम शब्दों में कहना चाहें कि हमने पूरा बड़ा टॉपिक पढ़ा और उसकी समरी हमने उसमें लिख दी, तो एक तरीके से आपको उसमें समरी ही लिखनी है, और समरी ऐसी लिखनी है कि उसमें सारे माइनस और प्लस वाले पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आप बेटा 4-5 ऐसे लगातार लिखते चले जाएंगे, तो उसमें आपको क्या होगा कि आपका फ्लो बन जाएगा। ये भी एक ज़रूरी प्रैक्टिस है। 10 नंबर कम नहीं होते एग्ज़ाम्स में, अपने आप को प्रूफ करने के लिए। कई बार 10 नंबर आ जाते हैं तो डिस्ट्रिक्शन 90 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, और 10 नंबर के पीछे कई बार अगर माइनस में हो जाता है तो नंबर कम हो जाते हैं, पूरा बिगड़ जाता है, रिजल्ट ही अच्छा नहीं बनता। अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगी आपको 3-4 ऐसे लिख के दूँ, ताकि आपको हेल्प मिले कि मैं किस तरीके से लिख रही हूँ। ठीक है। अब पर मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ, उनको आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे परोपकार हो गया, पर्यावरण हो गया, विज्ञान वरदान या अभिशाप हो गया, महात्मा गांधी हो गया, या फिर कोई भी आपका फेवरेट बुक हो गया, मेरी प्रिय पुस्तक। आपका कोई फेवरेट टीचर भी होंगे स्कूल कॉलेज में, तो मेरे प्रिय शिक्षक, और फिर मेरे जीवन का लक्ष्य। ये कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं बेटा कि जो आते ही आते हैं। और लेकिन अब जो है एक नया टॉपिक भी आपके साथ जुड़ सकता है। ये अब कोरोना वायरस आया है, तो इस पर भी मे भी चांस है कि अब की बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको। तो आप प्लीज़ अच्छे से कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। मैं आपको जल्दी ही जो है 1-2 ऐसे लिख के
बताती हूँ आपको कि आप किस तरह से ऐसे को लिख सकते हैं और आपको याद करने और लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।